मार्केट्स में कुछ डर है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया विक्स, जो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लो से 15 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया एक हफ्ते में। क्या इस समय थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है? क्या थोड़ा कैश लेवल रेज करने की ज़रूरत है, या इस डिक्लाइन में बाय करना? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। क्या डर सता रहा है मार्केट को, और क्या इसको इलेक्शन के साथ जोड़ा जाए? क्योंकि हर कोई जिससे बात हो रही है वो इसको इलेक्शन के साथ जोड़ रहा है। अनुज, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि थोड़ा सा जितना फैमिली ऑफिसेज कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में हम बात करते हैं, थोड़ा सा लिक्विडिटी वो टेबल पे रखना चाहते हैं। एक मार्केट में ये व्यू बना है कि जो रूलिंग पार्टी ने एक नंबर बोला था इलेक्शन में जाने से पहले, वो नंबर शायद उसमें थोड़ा सा संदेह है बाजार को, उस वजह से थोड़ी नर्वसनेस है। वो विक्स के फॉर्म में भी दिख रही है। दूसरा, अनुज, बहुत पैसा बना है स्मॉल मिड कैप स्पेस में। तो मेरे हिसाब से वाइज भी, अगर आपने पिछले एक साल में 70-80% रिटर्न बनाया है इस स्पेस में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हमें वहां भी दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस स्टॉक्स में बहुत मैसिव रैली आई है, इनफैक्ट आप देखेंगे आईटी एफएमसीजी बेटर परफॉर्मेंस है, जो कि फ्लाइट टू सेफ्टी जो हाइपोथेसिस होती है उसको कोलैबोरेट कर रहा है कि आईटी और आईटी इंडेक्स अच्छा कर रहा है, एफएमसीजी का गाइडेंस भी अच्छा है, एफएमसीजी को वैसे भी सेफ्टी नेट माना जाता है, वो अच्छा कर रहा है। और जहां पे पैसा बना है, चाहे डिफेंस है, चाहे पीएसयूज है, चाहे कुछ कुछ हद तक ऑटो है, वहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसको ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे पोर्टफोलियो शायद थोड़ा लाइट होना चाहते हैं। और एफआईआईएस की पोजीशनिंग बहुत टाइम से एक वो कंसेंसस रहा है, सेल इंडिया बाय चाइना का, बिकॉज ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन। तो जो एक डीआई सपोर्ट था, वो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें उसमें थोड़े से वो आई है। बट जैसा मैंने कहा है कि मुझे लगता है मार्केट हमेशा, लोग हमेशा डिसाइसिव मैंडेट देते हैं। आप जितने स्टेट इलेक्शन देख लीजिए पिछले कुछ सालों में, बहुत डिसाइसिव मैंडेट आया है, कहीं भी मिक्स मैंडेट नहीं आया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये अगर मैंडेट आएगा तो वन वे और दी अदर आएगा। ये मिक्स मैंडेट जो बाजार को चिंता सता रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आज एक सेक्टर जहां बहुत मैसिव आएंगे, आपने थोड़ा हिंट भी दिया उसका, FMCG, लीवर, मैरिको, डाबर, इनमें सब में शानदार तेज़ी। क्या एक सेक्टर रोटेशन माना जाए इसको, और क्या अब ये सेक्टर थोड़ा लीडरशिप ले सकता है नियर टर्म में? नियर टर्म में ले सकता है, एक तो क्योंकि सेफ माना जाता है। दूसरा, कमेंट्री बहुत अच्छी रही है। आप डाबर की कमेंट्री सुनिए। मैंने ब्रिटानिया मैनेजमेंट की बात सुनी। इनफैक्ट मेरे काफी सीनियर लोगों से वहाँ पर्सनल टच है। रूरल इकोनॉमी में अपटिक की बात कर रहे हैं। ब्रिटानिया ने खास तौर पे करीबन लगभग 3,000 डिस्ट्रीब्यूशन और ऐड किए। उनके रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स अब 30,000 हो गए। वॉल्यूम ग्रोथ आई सिंगल डिजिट में, हाई सिंगल डिजिट में, और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बहुत समय बाद देखने को मिल रहा है। और ब्रिटानिया का एक थोड़ा जो लेगेसी था एनसीडीज वगैरह का, आईसीडीज का जो था, वो आई थिंक मार्केट बहुत हद तक भूल चुका है। उन्होंने पिछले अगले लास्ट 2-3 सालों में गवर्नेंस लेवल को भी थोड़ा सा मुझे लगता है इम्प्रूव किया है। टाटा कंज्यूमर की कमेंट्री अच्छी थी, हालांकि टी में जरूर उनका मार्केट कम हुआ, बट ओवरऑल जो कमेंट्री थी वो काफी अच्छी थी। मैरिको के नतीजे अच्छे आए, कमेंट्री अच्छी। तो मुझे लगता है एफएमसीजी, ये लोग बहुत जमीनी उससे जुड़े होते हैं, स्पेशली जिनका रूरल रीच ज्यादा होता है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, रूरल अपटेक थोड़ा देखने को मिल रहा है। और इलेक्शन अनुज थोड़ा-सा मिनी स्टिमुलस भी होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है ट्रैवल में, रैलीज़ में, थोड़ा हद तक उसका भी इम्पैक्ट आता है एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी मुझे लगता है कि कुछ जगह जहाँ वैल्यूएशंस रीज़नेबल है, मुझे अभी भी एमएनसी प्ले इतना सॉलिड नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ भी कम है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी कम है। पर जो डोमेस्टिक एफएमसीजी नेम है, ब्रिटानिया है, कुछ हद तक डाबर है, आईटीसी है, क्योंकि अभी अभी छोटा पार्ट है उसका, और टाटा कंज्यूमर है। ये कंपनीज हमें अच्छी लगती गुरमीत, एक तो बधाई हो आपका। पिडिलाइट फिर ब्रेक इवन हो गया था आपका, मतलब एटलीस्ट वो प्राइस पे जो कि जनवरी में लूज़ हो गया था, है ना। अभी अभी हाई इसने क्रिएट किया ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो करीब 3116 का। अच्छा गुरमीत, रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसिलरी में कोई और एडिशन किया है आप लोगों ने इस वक्त? हम 2-3 स्टॉक्स पे नज़र किए हुए हैं। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज का हम देख रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से लगभग लगभग 5 मिलियन स्क्वायर फीट, और लगभग लगभग 4,500-5,000 करोड़ का प्री सेल्स कर रहे हैं। कल बाजार में थोड़ी तेजी भी देखने को मिली थी। बीच में एक रिएक्शन आया था जब वो गोदरेज फैमिली के डिवीजन की बात हुई थी, तो वहाँ अच्छा लग रहा है। डीएलएफ का जो अभी पिरवाना प्रोजेक्ट गुरुग्राम में हुआ है, उसका एवरेज प्राइस कुछ करीबन 6.5 करोड़ है। वो मुझे लगता है नियर टर्म थोड़ा असिस्ट करेगा उनके क्वार्टरली नंबर्स को। रेंटल पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। कुछ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा शायद वैल्यू अनलॉकिंग भी हो।
थ्रू अ रीट, और ऑक्यूपेंसी लेवल भी अच्छा है, तो डीएलएफ और गोदरेज हमें अच्छा लगता है। और साउथ में प्रेस्टीज है, जिसको जो हमारे रेडार में, हम थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल भी साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं। पॉलीकैब ने बहुत शानदार रिकवरी करी अपने अपने लोज से। हमें कुछ टाइल कंपनीज अच्छा लग रही है क्योंकि काफी अच्छा करेक्शन आया है। कुछ हमने सीमेंट में सिलेक्टिवली जो बड़ी कंपनीज है, हमें लग रहा है वहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। थोड़ा अल्ट्राटेक, अंबुजा, उस पे हमारी नजर है। थोड़ा बिल्डिंग मटेरियल भी साथ साथ ऐड कर रहे हैं। मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ पूरा बिल्डिंग मटेरियल स्पेस को लेके। और सेकेंडली, हम थोड़ा सा होम फाइनेंस रिलेटेड एक्सपोजर भी ले रहे हैं। काफी अच्छा करेक्शन है होम फर्स्ट में, अच्छी हाउसिंग एचएफसीज में, तो हम वो भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। गुरमीत, मार्केट इंटरमीडियरीज और इस तरह के मार्केट में हमने देखा यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना है, चाहे वो एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म्स हो या फिर आपकी एएमसी कंपनियाँ। लेकिन हाल ही में सीडीएसएल के नंबर्स जिस तरह से आए हैं और जो एडिशन देखने को मिल रहा है डीमैट अकाउंट्स में, क्या ये एक स्पेस है जहां पर अभी भी एक लॉन्ग टर्म व्यू लिया जा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में शायद कुछ समय के लिए एक शेकआउट देखने को मिले, कुछ मुनाफा वसूली का दौर हावी रहे? देखिए, करंट लेवल पे शायद बाय ऑन डिप्स बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी, बट अगर आपका 5-7 साल का व्यू है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। आप देखिए सीडीएसएल, देखिए 3.25 करोड़ डीमैट ऐड किए हैं क्वार्टर में। पिछले पूरे साल में हर दिन 1.25 लाख डीमैट ऐड हो रहे हैं। आप एनएसडीएल का नंबर अगर ऐड कर देंगे तो टोटल 15 करोड़ डीमैट हो गए हैं ग्रॉस। यूनिक करीबन करीबन 9 करोड़ है। नंबर ऑफ पैन कार्ड लगभग लगभग 70 करोड़ है। तो मुझे लगता है ये बड़ा सेकुलर स्टोरी है। पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है अगले 4-5 साल में। ये नंबर शायद ये 15 करोड़ का 30-35 करोड़ होगा। मे बी शायद जल्दी हो जाए 3 साढ़े 3 साल में। और आप अगर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू देखें, चाहे वो आईपीओ रेवेन्यू है, चाहे वो केवाईसी रेवेन्यू है, उसमें तेजी है। आप उनकी एन्युटी देखें, जो इश्यूर चार्जेस हैं, वहां पे बहुत स्टेबिलिटी, उनका एन्युटी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा शेप अप कर रहा है। तो बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है ये। टेक्निकली इट्स अ टेक प्ले विद इन फाइनेंशियल। तो मार्केट प्लेस रिलेटेड हमें कैम्स भी पसंद है, सीडीएसएल भी पसंद है। आई थिंक बीएससी में गिरावट के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा मौका मिल सकता है अगर और करेक्शन है। बस एक जो स्ट्रेस है एक्सचेंज में, डिपॉजिटरी में नहीं, वो ये है कि डेरिवेटिव का वॉल्यूम 400x हो गया है कैश को लेके। तो ये एक तरीके का मुझे लगता है रेगुलेटर कभी ना कभी कुछ इस पे एक्शन जरूर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। यूएस से हमारा वॉल्यूम 3 टाइम्स ज्यादा है। तो वो एक मुझे लगता है एक्सचेंज पे थोड़ा सा मुझे लगता है केयरफुल होना चाहिए। कुछ रेगुलेटरी एक्शन आ सकता है डेरिवेटिव को लेके, वहां मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा। बाकी डिपॉजिटरीज, एएमसीज, आरटीएस हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। ओके, अच्छा गुरमीत, एक अभी एक खबर आई कि डीएलएफ ने पिरवाना वेस्ट करके एक प्रोजेक्ट है, उसको एक हफ्ते से कम में पूरा बेच दिया। 800 अपार्टमेंट 6.5 करोड़ से स्टार्ट हो रहे थे, वो पूरे बेच दिए। आपने कितने लिए और स्टॉक पर क्या व्यू है? अनुज, मैं नोएडा में हूँ तो मैंने नहीं लिया, बट इस बार 6 दिन लग गया। पिछली बार 3 दिन में कर दिया था डीलर में। तो तो एक्चुअली आप देखिए तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बहुत डिमांड है अनुज। और ये जो मिड अफ्लुएंट सेगमेंट है, यहाँ पे खास तौर पे बहुत अच्छा डिमांड है। मैक्स ने अभी एक प्रोजेक्ट नोएडा में किया था, स्टार्टिंग पॉइंट ही 8.5 करोड़ था। नोएडा के लिए 8.5 करोड़ वर्कफोर्स रोड के लिए नॉर्मल है, नोएडा के लिए बहुत प्रीमियम था। और उससे सारे जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे, अभी एलएनटी आ रहा है, तो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है एनसीआर में। अब जो स्ट्रॉन्ग बिल्डर्स हैं, आप देखिए पहले 8-9 साल की लीज पे लैंड मिलता था, अभी आपको 3 महीने के अंदर लमसम पेमेंट करना पड़ता है। उतनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग सिर्फ कॉर्पोरेट बिल्डर्स की है। इसलिए जो बल्क ऑफ द लॉन्चेस हैं नॉर्थ में, वो गोदरेज, डीएलएफ, मैक्स ये कर रहे हैं, एलएनटी कर रहा है। तो मैं डीएलएफ को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ, जैसा मैंने आपको बोला कि गाइडेंस अच्छा लग रहा है नियर टर्म में भी। और बैलेंस शीट आप देखिए नेट डेट फ्री हो गया है। अगर आप देखिए बहुत बहुत डीलेवरेजिंग करी है बैलेंस शीट की। तो मुझे भी डीएलएफ काफी पसंद है इस बात में। डीएलएफ एक इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। अब इस तरह के मार्केट में जहाँ पर डिफेंसिव पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, क्या फार्मा में भी एक अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे? अच्छा, लुपिन के नंबर्स के बाद थोड़ी सी नरमी आई है, कंपनी कह रही है कि वो एक ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिका में सेल्स, होपफुली वो FY25 में उभर कर आएगा। आज शाम तक डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से भी एक आइडिया आ जाएगा कि क्या FY25 वाला साल रहेगा। लेकिन इस समय इस प्राइस पर और इस तरह के एनवायरनमेंट में फार्मा कंपनियां कुछ रिटर्न कमा कर देंगी या फिर कुछ इंसुलेट करेंगी फॉल से? बिल्कुल, अगर आप हर्षदी पिछले 15 साल में अगर आप हेल्थ केयर इंडेक्स को निफ्टी का रिटर्न निकालेंगे तो 1.5% का अल्फा है।
और बावजूद इसके कि फार्मा का रिप्रेजेंटेशन शायद 4-5% भी नहीं है मेनलाइन इंडेक्स में। तो मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। यूएस में काफ़ी शॉर्टेज है ड्रग्स की, स्पेशली जेनेरिक की, मैसिव शॉर्टेज है, तो प्राइसिंग प्रेशर नहीं रहेगा। तो जो यूएस रिलेटेड प्लेयर्स हैं, चाहे वो सन है, कुछ हद तक लुपिन है, हालांकि नतीजे थोड़े सॉफ्ट रहे डॉक्टर रेड्डी के नतीजे, तो मुझे लगता है यूएस जेनेरिक्स अच्छा करेगा नियर टर्म में। सन फार्मा ने ऑलरेडी हमने देखा है कि 7-8 साल कुछ नहीं किया, 1200 से 500 के लेवल पे रहा और अब सडनली पिछले 1 साल में काफ़ी टर्न अराउंड किया है। और हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी सिलेक्ट अपॉर्च्युनिटी एपीआई स्पेस में काफ़ी डीरेट हुई वो स्पेस। न्यूलैंड में हमें काफ़ी अच्छे नतीजे मिले। अगर आपने अभी देखा होगा, लॉरस ने करीबन 3000 किलोलीटर कैपेसिटी ऐड करी है फेज़ 1 में, जो कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स से वो कैपेसिटी ज़्यादा है। हालाँकि स्टॉक ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया पिछले 3-4 क्वार्टर में, बट आपको थोड़ा कैपेसिटी पे फोकस करना पड़ेगा, बिज़नेस बहुत ज़्यादा लंपी है। इसके अलावा हमें न्यूलैंड पसंद है, जैसे हमने बोला। और ब्रांडेड जो फार्मा प्लेयर्स में, उसमें अगर कोई डिप आता है, जैसे मैनकाइंड फार्मा है, मेरे हिसाब से वो टेक्निकली एक एफएमसीजी प्ले है। नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस दे आर द हाईएस्ट, तो एमआर प्रोडक्टिविटी में अच्छा है, तो चाहे वो सिप्ला है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। गुरमीत जी, कोई एसी मैन्युफैक्चरर यानी वाइट गुड सेगमेंट में आपका कोई इस वक्त पसंदीदा स्टॉक या फिर चेज किया हो, क्योंकि वोल्टास ने अपना काम बखूबी कर दिया इस समर सीजन में? एक्चुअली दोनों वोल्टास और सिम्फनी ने पिछले कुछ 2-3 साल में डिसअपॉइंट किया विनर्स जी, तो उस वजह से थोड़ा आई थिंक कॉन्फिडेंस लो था, तो हम भी मिस कर गए। बट हीट वेव बहुत ज़्यादा है। और वोल्टास डेफिनिटली डिस्पाइट ये जो रन अप हुआ है वैल्यूएशंस, अगर अगर मार्केट शेयर वापस गेन कर सकता है 25-26% पे जो वो था, तो मुझे लगता है इस वैल्यूएशंस पे कंसीडर किया जा सकता है। ब्लू स्टार के नतीजे बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगता है हेवेल्स के पास एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। लॉयड्स फाइनली आफ्टर 2-3 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर वो बाकी सेगमेंट्स में वो अच्छा कर ही रहे हैं, व्हिच इज़ केबल, वायर्स, इलेक्ट्रिकल्स, लाइटिंग्स, तो हेवेल्स पे हमारी एक नज़र रहेगी। हालाँकि करंट वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लगते हैं करंट अर्निंग बेस पे, बट एक अपॉर्चुनिटी दिखती है हेवेल्स में, अगर वो डेमोंस्ट्रेट कर सकें क्वार्टर ऑन क्वार्टर सॉलिड रेवेन्यू और अर्निंग्स। बिल्कुल। निफ्टी फिर डे लो की तरफ बढ़ता हुआ एक बार, और मोमेंटम मिड कैप में काफ़ी शार्प है डाउन साइड पर, करीब करीब 0.25% के करीब मिड कैप इंडेक्स इस समय नीचे, तो क्लियरली यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर इस समय बन रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये करेक्शन शुरू हुई 3-4 दिन की, इससे पहले एक ग्रुप जहाँ पर एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दिखी थी, वो था आदित्य बिरला ग्रुप। यहाँ पर आप के कोई पसंदीदा स्टॉक्स होंगे क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए? अनुज, जैसे मैंने बोला, अल्ट्राटेक हमारा सीमेंट में पसंदीदा स्टॉक रहा है। वो हालांकि उसका लीड उसको शुरू से ही वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है उस सेक्टर का। ग्रासिम पे थोड़ी सी हमारी नजर है। कमोडिटी प्ले में हम हिंदाल्को, और हम टैक्टिकल लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेते हैं। और नॉन फेरस स्पेस में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में, मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी, आई थिंक हम एक अच्छी साइकिल में है ग्लोबली और एज वेल एज डोमेस्टिक भी। एक स्टॉक जो मुझे लगता है जहाँ लीडरशिप चेंज हुआ है और फर्क देखने को मिल रहा है, वो आदित्य बिरला कैपिटल है। और काफ़ी पोटेंशियल है। उनकी एएमसी ने भी इतना अच्छा नहीं किया है, बीच में उनका थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा। इक्विटी में, फिक्स इनकम में उनके कुछ क्रेडिट एक्सीडेंट्स हुए आईएलएफएस के बाद, वहाँ थोड़ा-सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेकअप हुआ है। तो वहाँ मुझे लगता है वैल्यूएशंस थोड़े रीज़नेबल हैं, और देखा जाए क्योंकि ये बिज़नेस लीडरशिप का है सारा। हमने वो पूनावाला में भी देखा है, चोला में भी देखा है, बजाज फाइनेंस में भी देखा है, बैंक्स में भी देखा है। और करंट लीडरशिप बहुत अच्छी है आदित्य बिरला कैपिटल की, तो अगर इसको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं और टर्न अराउंड शो कर सकते हैं, तो ये स्टॉक में हमारी नज़र रहेगी। एक ऑटो पर हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे हीरो और टीवीएस के बिक्री को लेकर। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स क्योंकि एफएमसीजी में वो रूरल डिमांड पिकअप है, आई एम अज्यूमिंग वो फिर टू व्हीलर साइड पर भी रिफ्लेक्ट होगी। इधर क्या बेहतर ट्रेड रहेगा? एंड एमएनएम आजकल जो वो उस नई लॉन्च के बाद एक नई ऊर्जा के साथ चलने लगा है, क्या वहां पर भी इस गिरावट में आप और खरीदारी करने के पक्ष में हैं? टू व्हीलर्स में मेरा एक ये नजरिया है, जैसे कि अगर आप देखिए कोविड के पहले 2018-19 लेते हैं नॉर्मलाइज बेस, हमने करीबन 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स हम सेल करते थे साल के स्कूटर्स। वो नंबर अभी भी नहीं आया है, अभी भी उसमें शायद 5-10%, ये साल शायद 2.25 करोड़ होगा, अभी को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट वो शायद लेवल अभी तक आया नहीं है। तो एक अगर आप देखिए, हम चाइना और इंडिया को अगर कंपेयर करें, तो 90s में हम सेम नंबर ऑफ कार बेचते थे। आज चाइना में कार और टू व्हीलर का सेम लगभग सेम है। तो ग्रेजुअली मुझे लगता है फोर व्हीलर जैसे-जैसे आपका पर कैपिटा बढ़ता है, मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा हमारा रुझान थोड़ा फोर व्हीलर्स में, हालाँकि हमारा टीवीएस में हमने हमारा एक्सपोज़र भी था,
हमने टीवीएस मोटर्स में भी एक्सपोजर लिया और सुंदरम क्लेटन में भी जो डीमर्जर अपॉर्चुनिटी आई थी उसमें पार्टिसिपेट। आई थिंक ऑटो पे कमेंट करते करते अभी अभी आई थिंक गुरमीत जी का संपर्क हमसे टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, अगर जुड़ जाएंगे तो बताइएगा। लेकिन इट्स 22308, आई थिंक रणनीति का टाइम हो गया इंडस्ट्रीज की, उस पर आएंगे और BTST ट्रेड्स सबका क्रम शुरू करेंगे। गुरमीत जी हैं क्या अब आगे? अच्छा गुरमीत जी, आपका मोर और लेस जो है सेंस ऑटो पे और टू व्हीलर स्टॉक से मिल गया था। ये जो चीज़ इस पे सवार होके जाती है उसने बड़ी अच्छी डिलीवरी दी। जोमेटो मोटरसाइकिल पे चलने वाला, ये अगर आप देखें जोमेटो 190 पे ऑल टाइम हाई पे, आप लोगों ने ऐड किया था क्या, या फिर इस प्राइस पे आपका आउटलुक? हमने जोमेटो ऐड करना शुरू किया था अराउंड 170 160 के लेवल्स पे। उसके दो थिंक कारण थे। गुरमीत सॉरी, कुछ दिक्कत आ रही है। अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको यहीं पर हम थैंक यू बोलेंगे आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल SRF के नंबर्स आ रहे हैं, 562 करोड़ से घटकर